सलाम इंडिया। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं इंदौर में शेल्बी हॉस्पिटल के 2 डायरेक्टर्स से। हमारे साथ इंदौर में शेल्बी हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय पारिख जुड़ेंगे। वो एमडी मेडिसिन और सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन है। इसके अलावा डॉक्टर योगेश शाह भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एमडी मेडिसिन और सीनियर फिजिशियन हैं। दोनों ही विशेषज्ञों ने कोरोना काल में लोगों की सेवा की और इसी वजह से आज हम इन्हें सलाम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इंदौर के पुलिस हॉस्पिटल्स में कोविड केयर सेंटर बनाने में विशेष योगदान इन्होंने दिया। शेल्बी हॉस्पिटल को कोरोना काल में सेवा भाव के लिए इस साल गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया गया है। तो इन दोनों ने इस मुश्किल के वक्त में लोगों की सहायता की है और इसी वजह से आज हम इन्हें सलाम कर रहे हैं, इनके जोश को सलाम कर रहे हैं, इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए कोरोना के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे योद्धा साथ आए और हम मिलकर देश को इस महामारी से बाहर निकाले, विजय बनाए। और आज हम आपको इन दोनों डॉक्टर्स से भी मिलवाएंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे, क्या कुछ चुनौतियां रही वो हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही साथ तमाम तरह के सवाल कोविड-19 को लेकर जो कि आपके जहन में भी हैं वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस दौरान क्या कुछ करें, क्या ना करें। लड़ने के लिए हमारे देश के जाबाज पुलिस कर्मियों का योगदान हम सब ने देखा, लेकिन ऐसे वक्त में इन पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी जरूरी था। और इन्हीं फाइटर्स की सेहत और सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी दिखी शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। पिछले साल कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स खुद कई बार कोरोना की चपेट में आए, लेकिन ये मानव सेवा को समर्पित इनका किरदार ही था कि ये लगातार कोरोना मरीजों का सफल इलाज करते रहे। आज भी महामारी के इस दौर में शेल्बी हॉस्पिटल का योगदान सराहनीय साबित हो रहा है। इंडिया हॉस्पिटल की पूरी टीम को सलाम करता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये दूसरों की सहायता कर रहे हैं और खास तौर पर वैसे पुलिसकर्मी जो कि इस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की रक्षा के लिए अपने घरों से बाहर हैं। वैसे लोगों की सुरक्षा हमारे धरती पर मौजूद ये भगवान इस वक्त 24 घंटे करते हैं और ऐसे में बड़ी बात यह है कि शेल्बी हॉस्पिटल की ओर से भी तमाम तरह के कदम उठाए गए। दोनों ही विशेषज्ञों ने कोरोना काल में लोगों की मदद की, सहायता की। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इंदौर के पुलिस हॉस्पिटल में भी यहाँ तक कि कोविड केयर सेंटर बनाने में विशेष इन्होंने योगदान दिया है। इस क्रम में कई सारी बाधाएं भी आई, कई डॉक्टर्स ऐसे जो कि संक्रमित भी हुए, कई नर्सिंग स्टाफ ऐसे जो भी इन्फेक्टेड हुए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। आज जी मीडिया वैसे लोगों को सलाम कर रहा है और ऐसे योद्धा जो कि इस पल में भी लगातार
डटे हुए हैं आम लोगों की रक्षा के लिए, उन्हें हम सैल्यूट कर रहे हैं। तो आपको हम मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश शाह। सर बहुत स्वागत है आपका, आप MD मेडिसिन और सीनियर फिजिशियन, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर योगेश, आप इस मुश्किल वक्त में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, बहुत साधुवाद सबसे पहले। और मैं आपसे आपके अनुभवों को जानना चाहूँगी और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि इस क्रम में कितनी चुनौतियाँ आपके सामने पेश आईं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो शुरुआत में आई, जब वेव्स थी उस वक्त में भी काफ़ी गर्मी थी, स्टाफ भी हमारे पास में बहुत शॉर्टेज थी, बहुत से लोग घबरा करके ड्यूटी पर नहीं आते थे। तो हम लोगों ने कम स्टाफ के साथ भी काफ़ी काम करने की कोशिश करी और लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। और जो प्रोटोकॉल्स चेंज होते थे, मैं आपको बता दूं, तब से अब तक काफ़ी प्रोटोकॉल्स चेंज हुए हैं। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से और बताना चाहूँगा कि आजकल देखें तो कम से कम 14-15 तरह की गोलियां, जैसे ही पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता है उसको 14 से 15 प्रकार की गोलियां लिख दी जाती है, जो कि टोटली अनावश्यक है। ये जितनी भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है इनको बंद कर देना चाहिए और झोला छाप, लंगोटी छाप डॉक्टरों से दूर रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जो दवाइयाँ हैं कम से कम मिनिमम यूज़ करें, इन्वेस्टिगेशंस मिनिमम यूज़ करें और डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करें। पता पड़ा 14 से 15 एजिथ्रोमाइसिन भी ले रहे हैं, डॉक्सी भी ले रहे हैं, विटामिन जेड चल रहा है, विटामिन सी चल रहा है, कैल्शियम चल रहा है, विटामिन और भी 10 प्रकार के विटामिन, और नई नई कंपनियों ने इम्यूनिटी बूस्टर लगा रखे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज हमने गोली खाई और कल से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी जी। तो अनावश्यक, मेरा कहने का मतलब ये है कि दवाइयों का उपयोग कतई ना करें। ठीक है सर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके माध्यम से हर एक जानकारी जो दर्शकों तक पहुंच रही है, देखिए वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं। और खासतौर पर जो आपने टैबलेट्स को लेकर कहा, एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही कोई भी आप दवाइयाँ लीजिए। इसके अलावा सर इस बार एक और बड़ी चुनौती है, वो ब्लैक फंगस हो या फिर व्हाइट फंगस हो या फिर हाल ही में जो येलो फंगस को लेकर जो घटनाएं सामने आई, जो मामले सामने आए, उसको लेकर हो। लोगों के मन में कई तरह के असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार ये क्या है, किस तरह से लोग इसे समझ सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, आम आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। यदि कोई सिम्टम्स आते हैं, देखिए ये चीज़ जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनमें भी हो रहा है, स्टेरॉइड दिए हैं उनमें भी हो रहा है, नहीं दिए उनमें भी हो रहा है। यदि हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं, मतलब जब ये नाक और इधर राइनो यदि ऑक्यूलर तक, आंख तक या ब्रेन तक नहीं पहुंचता है तो कोई नुकसान की बात नहीं है, 100% ट्रीटेबल डिजीज है। यदि हम साइनस वाली स्टेज में ही इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं और दवाइयाँ उपलब्ध है, लंबे टाइम तक दवाइयाँ देनी पड़ती है, अतः आम आदमी को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये ट्रीटेबल डिजीज है। और यदि हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं तो उनको सर्जरी करके और दवाइयाँ दे करके पूरा ठीक किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड हुआ उसको ये चीज होगी ही सही, तो आम आदमी को डरना नहीं, सावधानी रखना है। यदि उनको दांतों में दर्द हो रहा है, चिक के आजू बाजू दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, ये देखिए ये नॉर्मल वायरस में भी हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस में भी हो सकता है। तो आप, मैंने बताया कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको बताइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो घबरा के कोई हासिल कुछ भी नहीं होना है। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो डॉक्टर से सलाह ले ताकि वो बेहतरी से उसको ट्रीट कर सके। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय पारिक, आप MD मेडिसिन और सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और आपसे भी डॉक्टर अजय, मैं यही समझना चाहूँगी कि कोरोना काल में जब तमाम तरह की चुनौतियाँ हमने देखी और खतरा डॉक्टर्स पर भी, हेल्थ वर्कर्स पर भी, ऐसी विपरीत स्थिति में आप लोगों का अनुभव क्या कुछ रहा, क्योंकि लगातार आप लोग डटे रहे लोगों की सेवा के लिए? डॉक्टर कोरोना जब से चालू हुआ था
तो हमारे ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को 23 मार्च के आसपास एक बुखार और सर्दी खांसी हुई जो सामान्य दवाई से ठीक नहीं हुई, और तब हमने उनको टेस्ट किया, सीटी स्कैन किया तो पता पड़ा दोनों तरफ निमोनिया है, और उसके बाद हमने कोविड टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। वो मेरा पहला पेशेंट था जो कि 2020 के 23 मार्च का पेशेंट था। उसके बाद से फिर हम लगातार कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शुरू में बहुत सारे ये आया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ करें, एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करें, स्टीरॉयड दें, एंटीकोएगुलेंट दें, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी थी नहीं। फिर धीरे धीरे दुनिया को ये समझ आया कि ये दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद रेमडेसिविर का इंट्रोडक्शन हुआ जिसको यूएस FDA ने अप्रूवल दिया, और फिर ये रेमडेसिविर आज वर्ल्ड वाइड एज एंटीवायरल ड्रग यूज़ किया जा रहा है। अभी भी उसकी फुल इफेक्टिविटी के बारे में किसी को पूर्ण नॉलेज नहीं है कि वो कितना इफेक्टिव है नहीं है। कुछ पेशेंट्स में ज़रूर रिस्पांस दिखता है, कुछ में बिल्कुल नहीं दिखता है। तो अभी इन सब दवाइयों के बारे में पूर्ण जानकारी मिलने में मुझे लगता है और समय लगेगा। उसके बाद फिर टॉसिलिजुमैब यूज़ करना चालू किया लोगों ने। कुछ पेशेंट जो साइटोकाइन स्टॉर्म में थे उनमें टॉसिलिजुमैब ने अच्छा काम भी किया। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जिसमें टॉसिलिजुमैब यूज़ करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो हर दवाई का अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स रहा। और इस वाली जो सेकेंड वेव में बहुत सारी दवाइयों की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, और दवाई देने के बावजूद भी पेशेंट में वो रिस्पांस नहीं आया जो फर्स्ट वेव में आया था। तो काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन अब काफ़ी हद तक कोविड प्रशासन के प्रयासों से, डॉक्टरों की मेहनत से काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और अब डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और होपफुली हम जल्दी इससे मुक्ति पा सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अजय, हर किसी को यही उम्मीद है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दवाइयों की बात हुई, इंजेक्शंस की बात हुई, DRDO की ओर से 2DG दवाई भी लॉन्च की गई है। आपकी स्टडी इसको लेकर क्या कुछ कहती है? क्योंकि ये भी बात कही जा रही है, सोशल मीडिया पर यह भी दावा है कि इससे जो सैचुरेशन लेवल है उसमें भी काफ़ी सुधार आता है। आपकी स्टडी इसको लेकर क्या कहती है सर? देखिए, थियोरेटिकली इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कुछ लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोगों ने इसको इतना यूज़ नहीं किया है। इसकी अवेलेबिलिटी भी अभी तकलीफ का काम है, मतलब नहीं मिल रहा है ये दवाई अभी। तो ये दवाई उपयोग करने के बाद ही हम लोग कह सकेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। बट हम लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहेंगे। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि ये इजीली हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाए और हम इसका उपयोग पेशेंट पे शुरू करें। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आम जन के जहन में जो भी सवाल हैं वो आप लोगों के माध्यम से यहाँ से उनके जवाब मिले। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी हो जाता है कि आखिरकार जो व्यक्ति कोविड से इन्फेक्टेड है, कोविड से संक्रमित है, कब वो वैक्सीन लगवा सकता है? वो व्यक्ति जिसने कोविड को मात दे दी है, कितना वक्त उसे इंतजार करना पड़ता है? क्या वो व्यक्ति तुरंत ठीक होने के बाद वैक्सीनेट खुद को करवा सकता है? देखो, ऐसा है कि किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हुआ तो वो जो वायरस अंदर गया है वो एक तरह से वैक्सीन का ही काम करता है। तो तुरंत वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो एंटीजन अंदर गया है वो ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। और नॉर्मली ये पाया गया है कि जो भी एंटीबॉडीज बनती है एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो 3 महीने तक रहती है। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि आफ्टर गेटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन कैन बी डन आफ्टर 3 months टू मेंटेन द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, यानी कि अपनी बॉडी में एंटीबॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ वक्त के लिए इंतज़ार कर लें। डॉक्टर योगेश, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले डॉक्टर अजय इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इलाज के क्रम में रेमडेसिविर हो या फिर प्लाज्मा हो, इसको लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप कोरोना के इलाज में इन तमाम चीज़ों की भूमिका कैसे देखते हैं, क्या रोल देखते हैं?
देखिए, मैंने यही बताया है कि मेन जो थेरेपी रहता है वो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड कब यूज़ करना ये डॉक्टर्स को मालूम है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। दूसरा चीज़, जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं वो भी डॉक्टर्स पे छोड़ना चाहिए। पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं कि साहब मेरे फलाने परिचित को 50,000 का इंजेक्शन लगाया, उसको ठीक हुआ, इसको ये लगाया ठीक हुआ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, डॉक्टर को डिसीजन लेने दीजिए। ये सब चीज़ें देखिए, पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट काफ़ी फ़र्क रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से आप एक ही लाठी से सबको हाँक सकते हैं। डॉक्टर्स का रोल आता है ये दो दवाई कब यूज़ करना, किस तरह से यूज़ करना, कितने साइड इफ़ेक्ट हो, किस तरह से उसको मैनेज करना, ये डे टू डे डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सेकंडली, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, कि हम ऑक्सीजन किस तरह से दें, क्योंकि पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमको मॉडलिटीज डिसाइड करनी पड़ती है और यहीं पे डॉक्टर्स का रोल आता है। तो जो अननेसेसरी मेडिकेशंस जितना भी हो रहा है, मैंने पहले भी बताया 15-15, 20-20 तरह की ओरल मेडिकेशन जैसे ही पॉजिटिव आता है शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर्स बिक रहे हैं, काढ़े बिक रहे हैं, इनसे कितने दूसरे नुकसान हो रहे हैं ये हम लोग समझ रहे हैं। अतः लोगों से यही निवेदन है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, लंगोट छाप झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डॉक्टर जिसके ट्रीटमेंट में आप हो वो तमाम चीज़ों को लेकर ही आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, आपकी जो स्थिति है, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जब आप नहीं जुड़े थे तो हम ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहे थे। इसकी जब वजह सामने आई तो ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिन्हें कोविड के ट्रीटमेंट के दरमियान स्टेरॉइड्स दिया गया हो और वो अगर इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में दी गई हो ये दवाई, उसके बाद उनमें खतरा ज़्यादा होता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? और इसके साथ ही इसी से इंक्लूडिंग एक और सवाल कि क्या हर एक कोविड पेशेंट को स्टेरॉइड देना ज़रूरी है? ये कोविड पेशेंट में सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि कोविड पेशेंट में स्टेरॉइड देना जरूरी है क्या? तो वर्ल्ड वाइड ये पाया गया कि ये जो कोविड की वजह से जो लंग्स में या दूसरे ऑर्गन में डैमेज होता है वो एक एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है। तो और कहीं भी जब एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन सस्पेक्टेड रहती है तो स्टीरॉयड यूज में आता है, और इसलिए दुनिया के हर कोने में स्टीरॉयड यूज किया गया और उसकी इफेक्टिविटी को प्रूव भी किया गया, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो या सॉल्यूमेड्रॉल हो। अब ब्लैक फंगस होना स्टीरॉयड के बाद, अब ऐसे भी पेशेंट्स आए जिनको कोविड कब होके गया मालूम नहीं, उन्होंने स्टीरॉयड रिसीव ही नहीं किया फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। ऐसे भी पेशेंट आए जिनको उपयुक्त मात्रा में स्टीरॉयड दिया गया फिर भी ब्लैक फंगस हुआ, और ऐसे भी पेशेंट्स आए जिनमें अधिक मात्रा में स्टीरॉयड दिया गया और म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। अभी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि एक्स व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस क्यों हुआ और वाई व्यक्ति को क्यों नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते होंगे, स्टीरॉयड के अलावा शुगर लेवल, उसका इम्यूनिटी लेवल, और उसको किस तरह की ऑक्सीजन दी गई, वो कंटामिनेटेड तो नहीं थी, उसको किस तरह का मास्क यूज किया गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी किसी भी एक चीज को लेबल करना कि इसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है वो गलत होगा अभी। ठीक है डॉक्टर योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है कि लोग बहुत असमंजस में हैं, उनके जहन में कई तरह के डाउट्स हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर कोरोना से इन्फेक्टेड एक बार हो गया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आ गई, वो व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द वो नेगेटिव आ जाए और इसके वजह से वो बार बार आरटीपीसीआर टेस्ट करवाता है। क्या ये सही है? देखिए, इस कोरोना ने लोगों को बहुत सारे टेस्ट नाम याद करवा दिए, बहुत सारी मेडिसिन याद करवा दी है, और मैं देखता हूँ बहुत से अटेंडेंट्स डॉक्टर्स का काफ़ी समय ले लेते हैं इन चीज़ों से बहस करने में।
पता पड़ा कि वो सीटी स्कैन पे और सीआरपी, डी डाइमर, फेरिटिन सब करके आ जाता है, जिसकी उसको जरूरत है या नहीं वो डॉक्टर को मालूम है कि करना या नहीं करना। सब चीज करके आ जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। आरटीपीसीआर देखिए, यदि पॉजिटिव आ गया है पेशेंट, तो एक चीज समझिए, सबको समझने की जरूरत है, आम आदमी, पेरीफेरी डॉक्टर्स में भी, कि पर्सन 12 दिन तक एवरेज इन्फेक्टिव रहता है, उसके बाद वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। अतः बार बार आरटीपीसीआर हम जितने भी पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं, मैं उनको स्ट्रिक्टली मना करता हूं कि ये सीआरपी, डी डाइमर और ये जबरन रिपोर्ट्स आप न कराएं। जो पेशेंट एडमिटेड है, हमको भी मालूम है कि कब करना है इन रिपोर्ट्स को, रिपीट कब नहीं करना है। अतः बार बार आरटीपीसीआर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक जेन्युइन आदमी, एक जेन्युइन पर्सन का भी हक छीन रहे हैं इन द सेंस कि बिना बात का आप आरटीपीसीआर करवा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको, हमारी मल्टी स्टोरी वाले बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हमको ऑफिस में बोलते हैं कि आरटीपीसीआर नेगेटिव। देखिए, डेड वायरस है, 3 महीने तक आ सकता है। किसी को सीटी स्कैन में है कि भाई इतना % इन्फेक्शन है, अब वो डिसॉल्व होते होते जो पेचेस, धब्बे दिखते दिखते 2, 2.5, 3 महीने तक भी जाते हैं, तो डजंट मीन कि ये पेशेंट की खराबी है। अतः बार बार इन टेस्ट करवाने का कुछ भी औचित्य नहीं है और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे उस किट का भी वेस्टेज हो रहा है, आपके पैसे का भी नुकसान हो रहा है। जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है सर, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी समझना चाहिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किट का भी वेस्टेज है, और इसके अलावा क्योंकि लोगों की मनोस्थिति भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और इसी वजह से इन तमाम चीज़ों से लोगों को परहेज करना चाहिए। डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आना चाहूँगी। पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारे सिम्टम जो कि इस बार इस दूसरी वेव में डेवलप हो रहे हैं। पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन का क्या महत्व है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पोस्ट कोविड केयरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, पोस्ट कोविड जो भी सिम्टम्स हैं वो इस चीज़ पे बहुत लार्जली डिपेंड कर रहे हैं कि उसका कोविड इन्फेक्शन किस लेवल का हुआ। जिसको माइल्ड कोविड इन्फेक्शन हुआ वो 14 दिन से 28 दिन में ठीक हो जा रहा है। जिसको मॉडरेट हुआ उसको और 2 से 3 महीने का समय लग रहा है, और जिसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ उसको 6 महीने तक कुछ न कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हाथ पांव दुखना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होना, एक्सर्शनल कैपेसिटी कम हो जाना, फटीग रहना, ये सारे सिम्टम्स वो उसका किस लेवल का कोविड इन्फेक्शन हुआ था उस पर डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है सर, अगर ये ज्यादा हुआ ये तो पेशेंट ठीक होके चले गए तो इनके रिहेबिलिटेशन जी प्लीज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे अपने नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न करें उसके लिए रिहेबिलिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। ठीक है, और इसका ख्याल भी हर किसी को रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और कोरोना के इस वक्त में क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, तो इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद, आपको फिर से सलाम और बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं आप दोनों को। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना के इस वक्त में गरीबों के मददगार बनने वाले जी हाँ मैडम, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो पोस्ट कोरोना के बाद के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए हम लोग एक स्पेशल यहाँ शिल्पी हॉस्पिटल में पैकेज के साथ में लोगों का जो ये प्रॉब्लम्स है रिहेबिलिटेशन का, फिजियोथेरेपी का, वो सब सॉल्व करने की हम लोग योजना बना रहे हैं, और जल्द ही ये मूर्त रूप ले लेगी और हम लोग ये ठीक है सर, और मैं उम्मीद भी करती हूँ इससे लोगों को काफी फायदा होगा। कोरोना के इस वक्त में गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकेगा, लेकिन हम इनका सम्मान करके दूसरे लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसे मुश्किल वक्त में वो लोग जो कि इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सलाम करता है इंडिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।